नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने देखा पिछली 3 वीडियो में हमने डिस्कस किया है एनटीए नेट दिसंबर 2019 का मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। उसमें 18 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 3 वीडियोस में। जिसने नहीं सुना है प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको भी सुन ले और इस वीडियो को भी लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। जितने हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो बहुत अच्छे से बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा प्लीज। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है डाटाबेस में। ये है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स पूछी हुई है रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द फॉलोइंग एंटिटी ईआर डायग्राम इनटू द रिलेशनल डाटाबेस। तो यहां पर सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल विल बी रिक्वायर्ड व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ डायग्राम दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रिलेशनल डाटाबेस। तो यहां पर सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है कि कोई भी रिलेशन आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहां पर ईआर डायग्राम दिया हुआ है, इसके लिए आपको कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए मैं आपको एक वेरी सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूं। वो क्या है कि 1 to many या many to 1 या many to many। ये ध्यान रखना, तीनों जो रिलेशन है, रिलेशनशिप टाइप, तीनों के केस में हमें मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 2 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम। ये ध्यान रखना है आपको, मिनिमम कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। जब कभी भी इस टाइप का रिलेशन दिया हुआ है मिनिमम 2 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया है। 1 to many यहां पर है, दैट मीन्स एक R1 के लिए रिक्वायरमेंट है हमें टेबल और एक R2 के लिए रिक्वायरमेंट है। तो 2 टेबल मिनिमम हमें रिक्वायर होगा। दूसरा पॉइंट, यहां पर एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट देखिए यहां पर A B C X Y, दीज आर द एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट जो है कोई भी मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो 1 टेबल की वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। ये रूल होते हैं हमारे, जब कभी भी हम कन्वर्ट करेंगे ईआर डायग्राम को रिलेशनल में तो हमें ये रूल पे ध्यान रखना है। तो बी जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट नेम बी जो है यहां पर, वो हमारा कौन सा है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। इसको बोलेंगे हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए भी हमें कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, 1 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपको यहां पर ये क्लियर करना चाहता हूं, कितनी टेबल मिनिमम चाहिए आपको, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो टोटल हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 3 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को डिजाइन करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल ज्वाइन के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहा है। तो नेचुरल ज्वाइन में यहां पर पूछा हुआ है आपसे कि 2 टेबल दी हुई है। एक रिलेशन 1 दिया हुआ है जिसके अंदर एक्स वाई एट्रीब्यूट है, एक रिलेशन 2 दिया हुआ है जिसके अंदर हमारा वाई जेड एट्रीब्यूट है। रिलेशन R1 उसके अंदर 50 नंबर ऑफ टप्पल है, रिलेशन R2 के अंदर कितने टप्पल है हमारे, 30 टप्पल है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ टप्पल इन द आउटपुट ऑफ नेचुरल ज्वाइन बिटवीन R1 एंड R2, R1 स्टार R2 वेयर R स्टार इज द रिप्रेजेंट नेचुरल ज्वाइन। यू कैन से 2 टेबल है हमारी R1 और एक R2। R1 के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो XY है, R2 के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो YZ है। तो 2 टेबल में इस तरह से एट्रीब्यूट दे रखे हैं। इसके अंदर जो टप्पल दिए हुए हैं वो 50 है, इसके अंदर जो टप्पल दिए हुए हैं वो 30 है। टप्पल का मतलब होता है रो। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, मान लीजिए 2 टेबल है आपकी, एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, एम्प्लॉय, ठीक है, और एक टेबल है आपकी डिपार्टमेंट। तो 2 टेबल है, दोनों के अंदर 2-2 एट्रीब्यूट है। मान के चलिए इसमें जो टेबल है एम्प्लॉय नाम की, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है EID और एक एट्रीब्यूट है ई नेम। ठीक है जी। एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है, इसके अंदर भी 2 एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल मैं अनदर एग्जांपल ले रहा हूं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, और EID एंड दूसरा है DID फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए EID है 1 2 3 4, क्लियर। ई नेम है ABCD, EID है 1 2 और DID है फॉर एग्जांपल 10 10। ठीक है जी।
तो इस टाइप से हमने कोई एग्जांपल लिया और इसमें नेचुरल ज्वाइन हम परफॉर्म करते हैं। नेचुरल ज्वाइन का मतलब होता है पहली चीज कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए दोनों टेबल के अंदर जो जिसको भी आप नेचुरल ज्वाइन कर रहे हो। तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? ईआईडी ईआईडी कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए और कॉमन एट्रीब्यूट वन टाइम ही लिखा जाता है नेचुरल ज्वाइन के अंदर। तो यहां पर हम जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में पहली चीज तो हमें क्लियर हो गई, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे? ईआईडी होगा, ई नेम होगा और तीसरा हमारा क्या होगा? डीआईडी होगा। ठीक है जी, तो ये तो हमें क्लियर हो गया है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कौन से होंगे। जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो वन टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, ई नेम को हमने यहां पर लिख दिया और डीआईडी को लिख दिया। ठीक है जी, अब जब हम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहता है? फर्स्ट रो और फर्स्ट टेबल कार्टेशियन विद द एवरी रो सेकंड टेबल। ठीक है, इस तरह से हम इसको सबके साथ देखेंगे, फिर टू को सबके साथ मैच करेंगे। तो जहां जहां भी मैच होता जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैच हो या ना हो वो हमेशा परफॉर्म करता जाता है। मगर ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि यहां पर फर्स्ट रो को मैंने पिक किया तो इसको ईआईडी यहां पर है, यहां पर भी ईआईडी है, दोनों के केस में ईआईडी को मैच करूंगा मैं। यहां पर 1 लिखा हुआ है और यहां पर 1 कहां पर है? यहां है, तो 1 के साथ 1 मैच कर गया तो ईआईडी आ जाएगी 1। ई नेम क्या होगा? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ई नेम है यहां पर ए और यहां 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डीआईडी है 10। ठीक है जी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड 1 को कंपेयर करेंगे सेकंड रो के साथ, कहीं पर भी 1 1 मैच नहीं कर रहा, देन यू कैन स्किप इट। नेक्स्ट रो है हमारी 2, ईआईडी के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 2, 2 को मैच करेंगे फर्स्ट रो के साथ, नहीं मैच कर रहा है, फिर सेकंड रो पे जाएंगे, मैच कर गया तो यहां पर ईआईडी लिख देंगे हम। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ई नेम क्या है? बी है और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग डीआईडी क्या है? 10 है। 2 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ, 4 के साथ, नहीं मैच हो रहा, दैट मीन्स दिस इज द फाइनल रिजल्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो मैं यहां पर आपको यह समझाना चाह रहा हूं, एम्प्लॉय के अंदर कितने टपल थे? 4 टपल थे हमारे। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर कितने टपल थे? 2 टपल्स थे। और रिजल्ट में कितने हैं? ये नेचुरल ज्वाइन है किसका? एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का हमारा नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट है। तो अगर हम देखें तो यहां पर टोटल टपल कितने आ रहे हैं? 2 टपल आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है दोनों टेबल में, देखिए ध्यान रखना, दोनों टेबल के अंदर जो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्री, नंबर ऑफ वैल्यू क्या होगी हमारी? जो मिनिमम टपल होंगे। तो मिनिमम टपल यहां पर कितने हैं? 2 टपल थे, रिजल्ट में भी 2 टपल आया। तो यहां पर भी आप समझ सकते हो कि यहां पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आपको 50 और 30 दिया हुआ है, ना कि यहां पर कोई वैल्यू दी हुई है। तो ये एक बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। दोनों टेबल के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, y और y कॉमन एट्रीब्यूट है। R1 के अंदर टोटल एंट्री है 50, R2 के अंदर टोटल एंट्री है 30। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल कितने होंगे हमारे? जो कि मिनिमम में मैक्सिमम से मैक्सिमम, वर्स्ट केस बता रहा है ये, वर्स्ट केस क्या होगा? जो 30 के 30 मैच कर जाएंगे यहां पर, तो वो हमारा रिजल्टेंट होगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 30। 30 इज द राइट आंसर। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये पूछता मिनिमम नंबर ऑफ टपल कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ टपल, ध्यान रखना आपके मिनिमम टपल कितने होंगे? आपके 0, जहां पर कहीं पर भी कॉमन नहीं है। अगर मिनिमम पूछता है तो 0 होंगे, मैक्सिमम पूछता है तो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, मिनिमम ऑफ R1, R2, ये रिजल्ट होगा हमारा किसके लिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ टप्पल निकालने के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टप्पल। ठीक है जी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टप्पल के लिए वैल्यू आ जाएगी मिनिमम ऑफ R1, R2। R1 के अंदर था 50 और R2 के अंदर था 30, तो मिनिमम क्या है इसमें? 30, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 30। क्लियर? इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बी ट्री के ऊपर। बी ट्री के लिए आपको कंसेप्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बी ट्री के अंदर कैसे हम परफॉर्म करते हैं। बी ट्री जो होती है बेसिकली वो बैलेंस ट्री होती है हमारी, बैलेंस ट्री के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं बी ट्री के अंदर कैसे हम डायग्राम में प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम बी ट्री के अंदर परफॉर्म करते हैं। देखिए बी ट्री का मतलब है बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री आपकी एवीएल ट्री भी होती है, बी प्लस ट्री भी होती है आपकी। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो कंसेप्ट है, बी ट्री क्यों यूज करते हैं? बी ट्री बेसिकली जस्ट लाइक ए मेन मेमोरी में आप मान के चलिए, मेन मेमोरी के अंदर सारी वैल्यू हम स्टोर करते हैं। तो होता क्या है, मेन मेमोरी हमारी लिमिटेड होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंट्री हर नोड पे हम एक से ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हम बी ट्री यूज करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में हम एक ही नोड
एक पर्टिकुलर एक ही की वैल्यू स्टोर करते हैं एक नोड के अंदर, मगर बी ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। बी ट्री के अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, एक नोड के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर होगी वो डिपेंड करेगा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब एम, जैसे यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एम इज द ऑर्डर, और जितना भी ऑर्डर होता है उससे एक कम की वैल्यू होती है। की वैल्यू का मतलब है, देखिए इसको ऐसे समझिए आप, मान के चलिए यहां पर एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू है 4। एम ऑर्डर का मतलब होता है, देखिए ये होता है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन होंगे एक पर्टिकुलर नोड के, उसका मतलब होता है ऑर्डर। और की वैल्यू होती है एक नोड के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द की। ठीक है, एक पर्टिकुलर नोड पे कितनी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं वो बताता है हमारा की। ठीक है, तो जितना भी ऑर्डर होगा उससे एक कम वैल्यू हमारी की वैल्यू होगी, जो कि हम बोलते हैं m-1 की वैल्यू होगी किसी भी पर्टिकुलर। अगर m इज द ऑर्डर तो नंबर ऑफ की वैल्यू कितनी होगी, m-1। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं कैसे मैं बोलना चाह रहा हूं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये है 10, 20, 30, एक नोड के अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है जी, तो इसके अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, 1, 2, 10 का लेफ्ट पार्ट, 10 का राइट पार्ट, 20 का लेफ्ट पार्ट, 20 का राइट पार्ट, 30 का लेफ्ट पार्ट, 30 का राइट पार्ट। तो एक की वैल्यू के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 4। तो m की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ की वैल्यू कितनी स्टोर कर सकते हो आप, 3 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ द की एंड ऑर्डर इन केस ऑफ बी ट्री। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल में इसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए हर एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिस्क ब्लॉक। बी ट्री के अंदर एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिस्क ब्लॉक। सपोज वन ब्लॉक होल्ड 819 बाइट। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक ब्लॉक कितना होल्ड करके रखता है, 8192 बाइट्स। ठीक है, एक की वैल्यू का साइज दिया हुआ है, एक की वैल्यू का साइज कितना है, 32 बाइट, एक की वैल्यू का। ठीक है, इन्हें बी ट्री, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ऑर्डर अगर m है तो देयर आर m-1 की। अगर ये मेंशन भी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी होती है बी ट्री की, m इज द ऑर्डर, तो हाउ मेनी कीज विल बी अवेलेबल, m-1, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बी ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है सिंस ईच ब्रांच इज एन अनदर डिस्क ब्लॉक वी एज्यूम दैट इज ए ब्रांच ऑफ 4 बाइट। इसको ये मान के चलिए एक ब्लॉक का साइज दे रखा है 4 बाइट, यहां पर लिखा हुआ है हर एक ब्रांच दैट इज अनदर डिस्क ब्लॉक वी कैन एज्यूम दैट ब्रांच इज ऑफ 4 बाइट। तो यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर ए नॉन लीफ नोड। नॉन लीफ नोड मतलब इंटरनल नोड की बात कर रहा है ये, जो ये सेंटर में नोड होते हैं आपके, जैसे ये भी एक नॉन लीफ नोड है, रूट नोड इज ऑल्सो ए नॉन लीफ नोड। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल वे में आपसे ये पूछा हुआ है नॉन लीफ नोड में टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो वो हमें आंसर देना है। यहां पर कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। बी ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक बी ट्री के अंदर क्वेश्चन में मेंशन है कितनी की होगी, m-1 की होगी। ठीक है, एक नोड के ऊपर देखिए एक नोड की मेमोरी रिक्वायरमेंट पूछी है इसने, और वो नोड कौन सा है, नॉन लीफ नोड। बस सिंपल सा ये समझना है आपको, नॉन लीफ नोड की मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या होगी। ठीक है जी, तो मैं एक पर्टिकुलर नोड मान लेता हूं, एक नोड में कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, m-1 की। ठीक है, और एक की का साइज दे रखा है इसने कितना, 32 बाइट। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर साइज ऑफ द की क्या होगा, साइज ऑफ की दैट इज इक्वल टू m-1 इंटू में 32। एक की वैल्यू कितनी है, 32। ठीक है, साइज ऑफ की निकल गया। साइज ऑफ की निकलने के बाद अब देखिए ये साइज तो निकल गया, अब इसमें पॉइंटर कितने हैं, टोटल कितने पॉइंटर है, 4 पॉइंटर है। ठीक है जी, तो टोटल अगर हम देखें m की फॉर्म में, अगर की वैल्यू m-1 है तो पॉइंटर कितने होंगे, m होंगे। ठीक है, यही हमने देखा था अभी, m-1 की का मतलब है 3 की वैल्यू है तो पॉइंटर कितने होंगे, 4 होंगे m की वैल्यू। ठीक है जी, तो मैं यहां पर आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो पॉइंटर है टोटल पॉइंटर कितने होंगे, m पॉइंटर होंगे। ठीक है जी, और हर एक ब्लॉक का साइज, मतलब पॉइंटर का मतलब है ये किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ब्लॉक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। हर एक ब्लॉक का साइज कितना है, 4 बाइट। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि टोटल साइज ऑफ ट्री पॉइंटर, टोटल
साइज ऑफ ट्री पॉइंटर वो क्या होगा, टोटल साइज ऑफ ट्री पॉइंटर दैट इज इक्वल टू m इंटू 4। ठीक है जी, m-1 इंटू 32 दैट इज द साइज ऑफ की एंड टोटल साइज ऑफ ट्री पॉइंटर, मतलब ये चारों पॉइंटर का जो साइज होगा वो कितना होगा, m इंटू 4, क्योंकि हमें एक ब्लॉक का मेमोरी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो दोनों चीज हमने निकाल ली। तो टोटल साइज ऑफ ब्लॉक अगर हमें फाइंड आउट करना है यहां पर, तो टोटल साइज ऑफ ब्लॉक वो क्या हो जाएगा, सिंपल हो गया क्वेश्चन। टोटल साइज ऑफ की, टोटल साइज ऑफ की प्लस टोटल साइज ऑफ पॉइंटर, टोटल साइज ऑफ ट्री पॉइंटर। ठीक है, अगर हम सबको कर दें ऐड, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एक ब्लॉक का साइज निकालने के लिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी, टोटल साइज ऑफ की वो है हमारी m-1 इंटू में 32 प्लस साइज ऑफ ट्री पॉइंटर है m इंटू 4। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, 32 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32m माइनस 32 प्लस 4 इंटू एम इज 4m, तो 4m प्लस 32m दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 36m माइनस 32। ठीक है जी, तो राइट आंसर यहां पर कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको क्लियर किया है किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां पर जो बी ट्री का कंसेप्ट दिया हुआ था। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि यहां पर सिंपल सा ये पूछा हुआ है, विच ऑफ द कंपोनेंट, क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो ये है, विच ऑफ द कंपोनेंट मॉड्यूल ऑफ डीबीएमएस डज रीअरेंजमेंट एंड पॉसिबल ऑर्डरिंग ऑफ ऑपरेशन एलिमिनेट रिडंडेंसी इन क्वेरी। देखिए एक वर्ड आ गया क्वेरी। ठीक है, यूज एफिशिएंट एल्गोरिथम एंड इंडेक्सेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी। तो ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चंस का आंसर ना पता हो, फॉर एग्जांपल आपको ये कंसेप्ट आपने सुन ही नहीं रखा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहां पर वर्ड क्या लिखे हुए हैं, क्वेरी और क्वेरी दो बार यूज किए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेरी आंसर इसका डेफिनेटली होगा। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, यहां पर रीअरेंजमेंट पूछा हुआ है एंड पॉसिबल ऑर्डरिंग ऑफ ऑपरेशन, रिडंडेंसी को एलिमिनेट करना। ये सारी की सारी टर्म्स क्या बता रही है, ये ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट बता रही है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट रिजल्ट, और बेस्ट रिजल्ट तभी होगा जब आपकी रिडंडेंसी नहीं होगी सिस्टम के अंदर, जब आपका अरेंजमेंट जो है वो एक ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग होगा, एफिशिएंट होगा, इंडेक्सेस जो है वो अकॉर्डिंग टू इंडेक्सेस होगा। तो ये सारी की सारी टर्म एक ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट पहुंचा रही है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट रिजल्ट, और बेस्ट तभी होगा जब वो हर टर्म्स में बेस्ट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेरी ऑप्टिमाइजर। क्वेरी ऑप्टिमाइजर हमारा एक टेक्निकल टर्म है, एक टेक्निकल कंसेप्ट होता है डीबीएमएस के अंदर, जो हम सॉल्व करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डीबीएमएस का, जो कि एग्जाम में आया हुआ है हमारा। सारे के सारे एग्जाम के ही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कि आपको इजी रहे। किसी को अगर कोई डाउट है तो बहुत इजी वे में आप क्लियर कर सकते हो। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये, एसक्यूएल की क्वेरी पूछी हुई है। क्वेरी को देखते ही आप आंसर निकाल दोगे, मगर इसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो टेबल दे रखी है, एक एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर एट्रीब्यूट दे रखे हैं ईआईडी, ई नेम, डिपार्टमेंट नंबर। दूसरी टेबल है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम आपको मेंशन है। यहां पर क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ द गिवन क्वेरी। ठीक है जी, क्वेरी आपको दी हुई है। यहां पर क्वेरी में क्या दिया हुआ है, काउंट स्टार का जो रिजल्ट होगा उसको क्या रिनेम करना है आपके, काउंट स्टार को काउंट स्टार ना यूज करके क्या यूज करोगे आप, टोटल। यहां पर सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, डिपार्टमेंट नंबर इन किस लिए यूज करते हैं, दोनों को काउंट करेगा D1 और D2। जहां जहां भी डिपार्टमेंट नंबर D1 और D2 होंगे उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देगा। और यहां पर लिखा हुआ है ग्रुप बाय, डिपार्टमेंट नंबर को आपको ग्रुप करना है। हैविंग, हैविंग क्लोज मतलब कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हैं। हैविंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब कभी भी हमें एग्रीगेट फंक्शन के अंदर एग्रीगेट को यूज करना है कंडीशन के लिए, वेयर कंडीशन में हम एग्रीगेट फंक्शन नहीं यूज करते, मगर एग्रीगेट के अंदर हमें कंडीशन लगानी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे,
हैविंग क्लोज लगाएंगे। तो हैविंग क्लोज काउंट इज ए एग्रीगेट फंक्शन दैट विल बी यूज, सो दैट्स व्हाई दैट विल बी यूज हैविंग। क्लियर? तो काउंट स्टार ग्रेटर देन 5, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, आपको वो सिलेक्ट करने हैं एम्प्लॉय जहां पर डिपार्टमेंट नंबर D1 और D2 हो, उनको डिपार्टमेंट नंबर को ग्रुप कर दे, और जिनकी वैल्यू, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर की जो वैल्यू है, काउंट जो है वो ग्रेटर देन 5 आ रहा है, उन डिपार्टमेंट को आप सिलेक्ट करके टोटल की फॉर्म में रिजल्ट दे दोगे। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, आपको मीनिंग समझ आने के बाद, आप बहुत इजी वे में क्वेरी का रिजल्ट निकाल सकते हो। तो क्वेरी का रिजल्ट यहां पर क्या होगा, तो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट D1 एंड D2। देखिए यहां पर D1 एंड D2 का तो डिस्कशन कर दिया, मगर कहीं पर भी ग्रेटर देन 5 नहीं बोला है, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट D1 एंड D2 इफ देयर टोटल इज ग्रेटर देन 5। देखिए एग्जैक्ट मीनिंग यही आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपको फाइंड आउट करने डिपार्टमेंट के, कौन से डिपार्टमेंट के, D1 एंड D2, जिसमें इफ देयर टोटल इज ग्रेटर देन 5, उसका रिजल्ट होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और भी देख लेते हैं हम ऑप्शन, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बोथ डिपार्टमेंट D1 एंड D2। तो यहां पर डिस्प्ले करना है टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, यहां पर भी ग्रेटर देन 5 का कोई भी मीनिंग नहीं बताया हुआ है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, आउटपुट ऑफ द क्वेरी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 रो, ऐसा भी कोई मीनिंग नहीं है। तो ये चार A, C एंड D तीनों के तीनों इनकरेक्ट है। राइट ऑप्शन है हमारा बी। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बस आपको मीनिंग समझना है, मीनिंग के बाद आपको करेक्ट वे में उसको टिक करना है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा डीबीएमएस से पूछा गया था। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे डीबीएमएस के अंदर नेट दिसंबर 2019 के अंदर, जो कि हमारा कंकरेंसी कंसेप्ट है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रॉब्लम्स होती है हमारी। कंकरेंसी क्या होता है, बेसिकली मोर देन वन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं हम सेम टाइम पे, मगर वो सेम टाइम पे एक ही ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है, वो कुछ इंटरलीविंग फैशन में होता है, जिसमें सीपीयू आइडल पोजीशन पे कभी भी नहीं बैठता, ठीक है, तो वो होता है हमारा कंकरेंट एग्जीक्यूशन। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कंकरेंट एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन T1 एंड T2, जिसको हम अलाउ कर रहे हैं अपडेट सेम स्टॉक आइटम से ए। एक अकाउंट है ए जिसमें 2 ट्रांजेक्शन काम कर रही है अनकंट्रोल मैनर में, मतलब कोई कंट्रोल मैनर नहीं है, उसके अंदर क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। तो पहली प्रॉब्लम इसने दी डर्टी रीड, दूसरी प्रॉब्लम है लॉस्ट अपडेट, तीसरी है ट्रांजेक्शन फेलियर, फोर्थ है इनकंसिस्टेंट डाटाबेस स्टेट, ठीक है। तो यहां पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इफ द डाटाबेस सिस्टम हैज नो कंकरेंसी मॉड्यूल। कोई कंकरेंसी मैनेजर नहीं है। कंकरेंसी मॉड्यूल का मतलब है कोई भी कंकरेंट को हैंडल करने के लिए कोई भी मॉड्यूल नहीं है, और हमने क्या कर दिया, कंकरेंट एग्जीक्यूशन अलाउ कर दी 2 ट्रांजेक्शन के बीच में, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 4 ये दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कौन कौन सी प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए डर्टी रीड प्रॉब्लम, डर्टी रीड प्रॉब्लम कब आती है, जब 2 ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए T1 एक ट्रांजेक्शन है, T2 एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। T1 ट्रांजेक्शन ने कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया ए के ऊपर, ठीक है, उसी के बाद T2 ने रीड कर लिया, तो ये कौन सी वैल्यू रीड करेगा, जो राइट की है T1 ने, वो वैल्यू T2 रीड करेगा। अब ये रीड करने के बाद अब क्या हुआ, T1 ने रोल बैक कर दिया, ठीक है, T1 ने रोल बैक कर दिया। रोल बैक करने का मतलब है जो काम इसने किया था वो वेस्ट चला गया, मतलब ये जो राइट ऑपरेशन है ये वेस्ट हो गया। अब होगा क्या, T2 ने तो कौन सी वैल्यू रीड की होगी, जो इसने राइट की होगी, ठीक है, मगर एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि T1 ने जो काम किया है वो तो रोल बैक हो गया। रोल बैक होने का मतलब है कि ये जो काम किया था ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ये गलत किया था इसने, ठीक है, और T2 ने कौन सी वैल्यू रीड की है, जो इसने राइट की है, दैट मींस ये वो वैल्यू रीड करेगा जो इनकरेक्ट होगी, ठीक है, ये खुद ही नहीं मान रहा है, T1 ने रोल बैक किया, इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ की है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को, इस रीड को बोलते हैं डर्टी रीड, डर्टी रीड या टेम्परेरी रीड बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारी, ये देखो कंकरेंट एग्जीक्यूशन सिचुएशन है, तो डर्टी रीड प्रॉब्लम हमारी आ जाती है, ठीक है। तो पहला तो हमारा करेक्ट है। दूसरा है लॉस्ट अपडेट, बिल्कुल लॉस्ट अपडेट भी करेक्ट है। तो लॉस्ट अपडेट मैं बता देता हूं, T1 और T2, ठीक है। तो लॉस्ट अपडेट क्या होती है आपकी,
T1 और T2 दो ट्रांजेक्शन है। मान लीजिए इसने रीड किया कोई ए आइटम, इसने भी रीड कर ली ए आइटम। अब T1 ने राइट किया और T2 ने भी वापस राइट कर दिया। कहने का मतलब है, मान लीजिए ए अकाउंट के अंदर 100 रुपीज थे, T1 ने रीड किया 100, T2 ने रीड कर लिया। अब 100 रीड करने के बाद T1 ने इस 100 को क्या कर दिया, 110। T1 ने राइट कर दिया, 10 रुपीज इंक्रीमेंट कर दिए। अब T2 ने क्या करा, T2 आया और उसने क्या वैल्यू रीड की थी, 100 वैल्यू रीड की थी और उसने उसको 150 कर दिया। तो अब होगा क्या, जो T1 ने राइट किया हुआ है, T1 ने जो राइट किया हुआ है वो वेस्ट हो गया। T1 ने जो राइट किया है वो वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि फाइनली वैल्यू क्या जाएगी डेटाबेस के अंदर, 150। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। जो अपडेट किया था T1 ने, उसके जस्ट बाद किसी और ने अपडेट कर दिया, तो इसका जो अपडेशन था वो लॉस्ट हो गया। वेस्ट मतलब लॉस्ट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। और ये कब अकर हो जाती है, आपकी कंकरेंसी एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो सेकंड भी आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी। ट्रांजेक्शन फेलियर दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम अकर इन द कंकरेंट एग्जीक्यूशन, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, मगर इनकंसिस्टेंसी जरूर हो जाती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है बिफोर एग्जीक्यूशन उसका जो सम है, आफ्टर एग्जीक्यूशन सम चेंज हो जाता है। ठीक है, दो अकाउंट का सम मान लीजिए 300 है, आफ्टर एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू या तो माइनस हो जाएगी या प्लस हो जाएगी, 250 हो जाएगी या 350 हो जाएगी, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट डाटाबेस स्टेट। ये भी हमारी कंकरेंट एग्जीक्यूशन के अंदर आती है। तो ए, बी और डी तीनों की तीनों सिचुएशन हमारी किसके अंदर आती है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ए, बी एंड डी। ट्रांजेक्शन फेलियर हमारा नहीं होता, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। देखिए यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रॉब्लम कौन कौन सी अक्कर हो जाती है, तो तीन प्रॉब्लम हमारी अक्कर होती है। वैसे तो एक और प्रॉब्लम अक्कर होती है, अनरिपीटेबल रीड। अनरिपीटेबल प्रॉब्लम बोलते हैं हम, अनरिपीटेबल प्रॉब्लम। तो वो वाली प्रॉब्लम हमारी इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो चार मेनली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन फेलियर कोई प्रॉब्लम नहीं है कंकरेंट एग्जीक्यूशन के अंदर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ए, बी और डी इसका राइट आंसर है, मतलब करेक्ट आंसर है डी। ठीक है जी, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।